हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, विलियम जेम्स। आपको बताना है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इसका राइट आंसर है मैकडूगल। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल थे। और इन्होंने कौन सी सन में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मैकडूगल ने अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन कौन सी सन में किया है? वह सन है 1908 में। कब किया है फ्रेंड्स? 1908 में। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल है। सॉरी मैकडूगल है। उन्होंने 1908 में अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार, मैकडूगल के अनुसार, मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। जो मानव के मस्तिष्क में जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल ने बताया कि मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, मतलब उनमें जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। कौन सी शक्ति का कार्य करती हैं फ्रेंड्स? प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। कौन? जो मानव मस्तिष्क में जो जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं वो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का काम करती हैं। राइट। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में भी परिभाषित किया है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को मैकडूगल ने जो उनकी मूल प्रवृत्तियां हैं उसको जन्मजात शारीरिक उपद्रव मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में भी परिभाषित किया है। राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, एक्सप्लेन किया है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने 1908 में किया। उनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए एक प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में ही परिवर्तन है। यह किसने कहा है? व्यवहार, ये काफ़ी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको पता भी होना चाहिए। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही
अधिगम में ये कहा है गिलफोर्ड ने। किसने? सॉरी, इसने कहा है फ्रेंड्स गिलफोर्ड ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कहा है गिलफोर्ड ने। वुडवर्थ ने व्यवहार की क्या डेफिनेशन दी है, वह आप सुनिए। वुडवर्थ ने दी है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी है? वुडवर्थ की डेफिनेशन है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। राइट। अब स्किनर ने अधिगम की क्या डेफिनेशन दी है व्यवहार की? स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। और जो लास्ट नेम है क्रू एंड क्रो का, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है अधिगम की? कि आदतों, ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों, ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स व्यवहार की डेफिनेशन, व्यवहार के अधिगम की डेफिनेशन सभी ने अलग अलग दी है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा है? यह कहा है गिलफोर्ड ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह गिलफोर्ड ने कहा है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों, ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों, ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आई होप आपको ये व्यवहार की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो इसका एक राइट आंसर क्या था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये कहा है गिलफोर्ड ने। विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किसको कहा है? आपका राइट आंसर है बाल्यावस्था को। किसको कहा है फ्रेंड्स? बाल्यावस्था को। विकास की बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कौन सा है? कोल तथा ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था। कोल तथा ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना कठिन है। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। राइट। और उन्होंने ये कहते हुए भी लिखा है, बताया है कि वास्तव में जो ये अवस्था होती है, जो ये बाल्यावस्था होती है, ये बच्चे के माता पिता भी इस अवस्था में अपने बच्चे को नहीं समझ पाते, उनको समझ पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। तो उन्होंने यही लिखा है कि वास्तव में
माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। राइट। आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।